हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई गुरुकुल ज्ञान। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की पूरक पुस्तक भारत की खोज, पार्ट 6 अंतिम दौर 1। इसके 3 भाग हमने कवर कर लिए। आज हमारा पार्ट है 4। आज हम इसमें हमने कुछ समाज सुधारकों को पढ़ लिया है और अभी जो जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ेंगे। हमने पढ़ लिया विवेकानंद के बारे में, राजा राम मोहन राय के बारे में और भी कई लोगों के बारे में हम इसमें पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे विवेकानंद के ही समकालीन थे रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो समकालीन का मतलब उस समय के ही थे, जिस समय विवेकानंद थे उसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर भी थे, किंतु वे बाद की पीढ़ी के थे। अर्थात विवेकानंद बड़े थे रविन्द्रनाथ टैगोर से और रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो छोटे थे। जैसे आप देखेंगे समकालीन का मतलब क्या है कि अभी आप दो पीढ़ी लगभग एक समकालीन ही कहेंगे, लेकिन पीढ़ी में क्या होता है, पेरेंट्स और उनके बच्चे, तो दो पीढ़ी हो गए। इसी तरीके से एक पीढ़ी ऊपर के हो गए वो। जैसे मान लीजिए कि किसी की उम्र है 40 साल और किसी की उम्र है 12 साल, तो वो एक पीढ़ी ऊपर का हो गया। ये मतलब है यहाँ पर, ठीक है। समकालीन का मतलब आपकी ही उम्र के समय वो रहे होंगे, आपकी आप जब रहे होंगे तब उस समय। तो ऐसा तो है नहीं कि हम जब रहेंगे तो हमारी एज के लोग रहेंगे। एज में अंतर था लेकिन समकालीन थे। एज में कौन था बड़ा, यानी कि एक पीढ़ी ऊपर के विवेकानंद थे और एक पीढ़ी बाद के टैगोर थे। टैगोर परिवार ने 19वीं शताब्दी के दौरान बंगाल के विभिन्न सुधारवादी आंदोलनों में आगे बढ़कर भाग लिया। जैसा कि हम सबको पता कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो है बंगाल से हैं, ठीक है। तो उन्होंने बंगाल में जितने सुधारवादी आंदोलन थे उन सब में उन्होंने आगे बढ़कर साथ लिया, भाग लिया। उस परिवार के आध्यात्मिक दृष्टि से ऊंचे लोग थे, मतलब वो एक तरीके से उनका आध्यात्म में ज्यादा ध्यान था, ठीक है। आप उनको देख सकते हो कि इस तरीके से वेशभूषा देखकर हम किसी को भी कह सकते हैं कि कोई आध्यात्म रुचि रखता हो, ठीक है। ऐसे ही व्यक्ति अपनी वेशभूषा रखता है। या फिर जैसे हमने विवेकानंद की बात की थी, श्रेष्ठ लेखक और कलाकार थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत सारी, गीतांजलि पर उनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, तो ठीक है। लेखक हैं, कलाकार हैं, पर रविन्द्रनाथ टैगोर का स्थान इन सब में सबसे ऊपर था। पूरे भारत में क्रमशः उनकी स्थिति ऐसी ही हो गई थी, कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता था। वे राजनीतिज्ञ नहीं थे, किंतु वे इतने संवेदनशील और भारतीय जनता की स्वाधीनता के प्रति इतने समर्पित थे कि कोई भी जब उनसे कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता तो वो वहां से बाहर निकल जाते। अब जिस प्रकार से आप देखते हो कि हमारे भारत की जनता के साथ कैसा व्यवहार हो रहा था, कैसे रह रहे थे, वो सारी स्थिति वो जब देखते थे ना तो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। तो वो कई बार क्या करते थे, उस जगह से ही बाहर निकल जाते थे, ठीक है। वो भले एक राजनेता नहीं थे वो, लेकिन एक समाज सुधारक के रूप में, आध्यात्मिक ज्ञान में, लेखक, कलाकार, उनमें वो सारी प्रतिभाएं थी। और ब्रिटिश सरकार या अपने लोगों को चेतावनी देते थे, कई बार ब्रिटिश सरकार को या फिर अपने ही लोगों जो इस तरीके के लोग थे उनको भी चेतावनी दे डालते थे। 20वीं सदी के पहले दशक में, दशक मतलब यहाँ पर क्या है, 10 वर्ष का समय, उसको दशक बोलते हैं, और सदी मतलब 100 वर्ष का समय, ठीक है। 20वीं सदी यानी कि 19 जब कंप्लीट हो जाता है तो हमने कदम किसमें रख दिया, 20वीं में। तो 1900, जैसा कि हमें पता है कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये जो पुस्तक लिखी गई है वो आजादी से 2-3 साल पहले की लिखी हुई है। हम आजाद नहीं हुए थे तब ये पुस्तक लिखी गई है। तो 20वीं सदी चल रही थी उस समय, तो वही बताया गया 20वीं सदी के पहले 10 साल में, अर्थात 1900 से 1910 के समय को दशक बोलेंगे, वो समय, ठीक है। बंगाल में व्याप्त विदेशी आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया। 1900 से 1910 में जितने आंदोलन रहे बंगाल में फैले हुए थे, व्याप्त मतलब फैले हुए, उनमें उन्होंने भाग लिया। और अमृतसर के हत्याकांड के समय उन्होंने सर का जो खिताब दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, एक उपाधि दी जाती थी, जो अभी आप पढ़ते हो ना, आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत, ठीक है। तो वही है यहाँ पर, इनको अंग्रेजों के द्वारा सर की उपाधि दी गई थी। इन्होंने क्या किया, उस उपाधि को ठुकरा दिया, वापस कर दिया, जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। कि वो इतना नरसंहार, जिस तरीके से जो बेजुबान लोग थे, वे मतलब एक तरीके से निर्दोष लोग थे जिनको मार दिया गया था, ठीक है। तो वो उससे बहुत ज्यादा उन्हें आहत हुए और उन्होंने सर की उपाधि अंग्रेजों को वापस कर दी। शिक्षा के क्षेत्र में ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो रचनात्मक कार्य खामोशी से आरंभ किए, उसने शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। ये आपको ये भी क्वेश्चन पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि जितने भी लोगों को हमने पढ़ा, उनकी कोई ना कोई संस्था, कोई ना कोई उन्होंने ऐसे, जैसे विवेकानंद ने क्या किया था, रामकृष्ण परमहंस मिशन, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज, और आर्य दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज, ये हम जो पढ़ चुके हैं ना। इसी प्रकार शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है। भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र था उस समय। भारतीय मानस पर उनका प्रभाव विशेषकर एक के बाद एक आने वाली नई पीढ़ियों में बेहद रहा। वे भारत के सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीयवादी थे, मतलब वो एक तरीके से विदेशों में जितने भी हम इसमें लोग पढ़ चुके हैं, वो सभी लोग अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं भी उन्होंने की है। बाहर की जो चीजें अच्छी थी उनको भी उन्होंने भारत में प्रचार प्रसार करने की मतलब भरपूर कोशिश की। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में विश्वास और उनके लिए काम करने के कारण वे भारत के संदेशों को दूसरे देशों तक ले जाते थे। ऐसा नहीं था कि विदेशों की चीजें जो अच्छी लगी वो यहाँ लेकर,
या भारत की जो अच्छी चीजें थी उनको भी उन्होंने स्प्रेड किया पूरे विश्व में फैलाने की, कि हमारे भारत की जो जड़ें हैं, भारत का जो अध्यात्म है, भारत की जो संस्कृति है, कल्चर है, उसको भी उन्होंने प्रचार प्रसार किया। वे भारत के संदेशों को दूसरे देशों तक ले जाते और अपने उनके संदेशों को अपने लोगों तक के लिए लेकर आते। मतलब एक तरीके से उन्होंने यहाँ के संदेश जो अच्छे हैं, लोगों को जानने चाहिए, वो बाहर फैला रहे थे, और बाहर की कुछ अच्छी चीजें उन्हें लगती थी तो वो भी लेकर आते थे और लोगों से उन पर मतलब एक तरीके से उनको जागरूक कर रहे थे। फिर भी उनके पैर दृढ़तापूर्वक भारत की धरती पर जमे रहे। राजा राम मोहन राय की बात करें, विवेकानंद की बात करें, दयानंद सरस्वती की बात करें, किसी की बात करें, बहुत सारे धर्मों के मतलब उन्होंने अध्ययन किया, जगह जगह देशों की यात्राएं की, लेकिन इन सब के बावजूद भी इनकी जड़ें अपने भारतीय धरती पर ही जमी रही। ऐसा नहीं था कि विदेश में जा रहे हैं तो वहां जाके फिर भारत को भूल जाए, भारत की आध्यात्मिकता, ऐसा नहीं था। भारत में जड़ें रही और उसके साथ साथ सारी चीजों को उन्होंने सीखा और लोगों को सिखाया, और उनका मानसिक उपनिषद मस्तिष्क उपनिषदों के ज्ञान से ओतप्रोत था। हमारा जो हमें जो ज्ञान आता है, हम सबको पता है कि जितना ज्यादा हम अध्ययन करते हैं आज की डेट में, या पहले भी आप देखेंगे, जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, उन सब ने बुक्स जो हैं वो हमारे ज्ञान के द्वार खोलती हैं, हमारे सक्सेस के द्वार खोलते हैं। तो ज्यादा ज्यादा बुक्स पढ़नी चाहिए। उपनिषद ज्ञान मतलब भरा पड़ा है उपनिषदों में, वेदांगों में, वेदों में। तो इन्होंने उपनिषद का अध्ययन किया था, जहां से इनके एक तरीके से मस्तिष्क में उसका ज्ञान था। ऐसे नहीं पढ़ा था, मतलब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था, आत्मसात किया था। घोर व्यक्तित्ववादी होने के बावजूद वे रूसी क्रांति के महान उपलब्धियों के प्रशंसक थे। और इतना सब कुछ होने के बाद भी, ठीक है, घोर व्यक्तिवादी यानी कि एक तरीके से कहते हैं ना, इंडिविजुअल होने के बावजूद भी रूस में जो क्रांति हुई थी उसकी महान उपलब्धियां जो जो थी उनकी भी उन्होंने प्रशंसा की, विशेषकर शिक्षा के प्रसार, संस्कृति, स्वास्थ्य, समानता की चेतना की। ठीक है, ये जो पॉइंट है इनकी इन्होंने क्या किया था, प्रशंसा की थी। शिक्षा का प्रसार करना चाहिए, संस्कृति, स्वास्थ्य और समानता। टैगोर ने भारत की उस तरह बहुत सी सेवा की जैसा कि एक स्तर पर गांधी जी ने की है। तो कहीं ना कहीं जैसे हम देखते हैं कि गांधी जी ने भी अपना गुरु के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर को माना है। तो यहाँ पर क्या है कि ये लोगों ने देश की सेवा, जैसे अभी हम कहें कि आप बॉर्डर पे युद्ध कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, है ना, तभी अपने ही देश की सेवा करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। एक अच्छे लेखक बनकर भी देश के जनता को जागरूक कर रहे हो। अगर आप किसी भी तरीके की अपने समाज में परिवर्तन ला रहे हो, हर तरीके से आप एक देशभक्त हो, आप अपने देश की सेवा कर सकते हो, बहुत तरीके हैं। तो यहाँ पर विवेकानंद के लिए बोला जा रहा था कि वो एक राजनेता नहीं थे, उसके बावजूद भी उन्होंने भारत की सेवा की है, भारत के लोगों को जागरूक किया है, रचनात्मक शक्ति विकसित की है, भारत की संस्कृति को स्प्रेड किया है, फैलाया हुआ है। अर्थात उन्होंने लोगों की एक सीमा तक इस बात के लिए विवश किया कि वे अपने विचारों में संकीर्ण घेरे से बाहर निकलकर मानवता को प्रभावित करने वाले व्यापक प्रश्न पर आधार दें, ध्यान दें। टैगोर ने सबसे बड़े मानवतावादी थे। टैगोर सबसे, यानी कि जिस तरीके से आप देखते हो ना कि मानवतावादी का मतलब क्या है कि आप संकीर्ण सोच से बाहर निकलें, छोटी सोच से बाहर निकलें, बड़े बड़े स्तर पर सोचें। तो एक मानवतावादी का मतलब क्या है, फिर आप केवल और केवल अपने देश के बारे में, अपने घर के बारे में, अपने लिए नहीं सोचेंगे। आपकी जो एक सोच हो जाएगी वो मानव के लिए हो जाएगी। मानव तो फिर क्या है, पूरे विश्व के लिए बात कर रहे हैं। विश्व बंधुत्व की भावना जो है वो ऐसी सोच रखते थे। तो उन्होंने हमेशा से अपने भारत के लोगों को यही सिखाया है कि संकीर्ण सोच से बाहर निकलो, बड़े लेवल पर सोचो, बहुत कुछ है दुनिया में। ठीक है, हम सब क्या है, जितने भी इस पृथ्वी पर लोग हैं सभी मनुष्य हैं। जिस तरीके से अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन कर रखा था, तो एक तरीके से इंडायरेक्ट में भी गलत था कि अगर आप किसी पर आप ऐसे दबाव में किसी को गुलाम नहीं बना सकते, कुछ नहीं कर सकते। यानी कि मानवतावादी सोच, ठीक है, इसका विकास उन्होंने किया। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में टैगोर और गांधी जी निसंदेह भारत के दो विशिष्ट और प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। जैसे आप देखते हो कि 20वीं शताब्दी भी मैं आपको बता रही थी, 1900 से लेकर 1910 तक उन्होंने आंदोलन, उसके बाद के समय वो 20वीं शताब्दी ही कहला, 1900 के बाद 1901 से लेकर 1999 तक ये 20वीं सदी है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने दो ऐसे व्यक्तित्व हमारे सामने आए, दो ऐसे पर्सन हमारे सामने आए जिनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग थी, डिफरेंट थी। हमारे भारत के लोगों की सोच बदलने के लिए वो दो व्यक्तियों ने ही पूरे भारत की सोच, अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा काम किया। किस पर, मानसिक स्तर पर। क्योंकि मनुष्य कहते ना, अरुणिमा सिन्हा ने बोला कि अगर व्यक्ति पैर से अपाज हो जाए तो फिर भी चलेगा, लेकिन वो मस्तिष्क से अपाज नहीं होना चाहिए। यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर और गांधी जी ने भारत की जो मानसिक सोच है उस पर बहुत ज्यादा काम किया। उनकी समानताओं और विषमताओं की तुलना से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। कोई दो व्यक्ति अपनी बनावट और मिजाज में एक दूसरे से इतने भिन्न नहीं हो सकते। टैगोर संभ्रांत कलाकार थे, मतलब बहुत ही गंभीर, बहुत बहुत ही शांत स्वभाव के, जैसे ना गंभीर, तो वो टैगोर के लिए बोला गया। संभ्रांत मतलब क्या हो गया, सज्जन, शांत, गंभीर, ऐसे व्यक्तित्व था किसका, टैगोर जी का। जो सर्वाहार के प्रति सहानुभूति, सर्वाहार मतलब हर किसी के प्रति, चाहे वो भारत का हो चाहे, यानी कि मानव के प्रति वो बहुत ही सिंपैथी रखते थे।
कारण लोकतंत्रवादी हो गए। और आप जब लोगों के बारे में सुनते हो, लोगों की परेशानी को समझते हो, उनको, तो आप ऑटोमेटिकली अब लोकतंत्रवादी हो गए, यानी कि लोग आपको पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि आप लोगों को समझते हो, उनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करते हो। गांधी जी जो विशेष रूप से जनता के आदमी थे, गांधी जी भी जनता के हित में काम करते थे, इसलिए जनता के आदमी बोले गए हैं। भारतीय किसान का साकार, मतलब भारतीय किसान, क्योंकि उस समय और आज भी हमारे भारत के लोग ज्यादातर किसमें, खेती में काम कर, किसान है, तो उस समय भी खेती ही ज्यादा करते थे के रूप में, और भारत की दूसरी प्राचीन परंपरा के प्रतिनिधित्व करते थे। जो भारत में लोग थे उनको समझते थे, इसीलिए वो लोकतंत्रवादी हो गए। यह परंपरा संन्यास और त्याग की परंपरा थी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपने लाइफ में, टैगोर जी ने एक तरीके से सन्यासी जीवन व्यतीत करके पूरा जो है मानवतावादी पर काम किया, मानव के हित में काम किया। टैगोर मूलतः विचारक थे, मतलब एक तरीके से फिलोसफर थे वो, ठीक है, आध्यात्मिक सोच। फिलोसफर हर कोई नहीं बन सकता है, ये सबके बस की बात नहीं है, कि उनकी मानसिक शक्ति, रचनात्मक शक्ति बहुत ज्यादा विकसित थी। और गांधी जी अनवरत कर्मठता के प्रतीक थे। और गांधी जी तो हम सबको पता है कि गांधी जी जब तक उनके हाथ पैरों में ताकत रहती थी, तब तक वो किसी से पानी भी नहीं मांगते थे। मतलब वो अपने काम स्वयं करना पसंद करते थे। उन्होंने बोला है कि हम, अगर, जब तक हमारी शक्ति है तब तक हम अपने काम खुद से करने चाहिए, हमें दूसरों पर बोझ नहीं बनना है। अगर आपको याद होगा, 6 क्लास में चैप्टर पढ़ा था नौकर, गांधी जी के बारे में, कि किस प्रकार से वे रात में अगर पत्रों के जवाब देते थे, तो अगर जो केरोसिन, जैसे मिट्टी का तेल से पहले दिया जलाकर वो लिखते थे ना, तो अगर खत्म हो जाते, किसी नौकर को नहीं जगाते थे, किसी भी, वो स्वयं क्या करते थे, चंद्रमा की रोशनी में या फिर खुद ही उठकर उस काम को करते थे। अपने खुद ही पानी अपने लिए भरना, झाड़ू लगाना, ये सारे काम वो खुद करते थे। कर्मठता बहुत ज्यादा जरूरी है। इंसान अगर कर्मठ रहेगा तो कभी आलसी नहीं हो सकता, वो दूसरों पर बोझ नहीं बनेगा। तो गांधी जी ऐसे कभी कोई काम नहीं करते थे, वो हमेशा समय के पाबंद थे, कर्मठ थे, सत्य बोलते थे, ये सारे गुण उनमें थे। अपने अपने ढंग की विशिष्ट, अपने अपने ढंग की विश्व दृष्टि थी, और उसके साथ ही दोनों पूरी तरह भारतीय थे। टैगोर और गांधी जी दोनों ही अलग अलग व्यक्तित्व थे, दोनों ही अलग अलग पर्सनालिटी थे, दोनों ही भारत की जनता पर काम कर रहे थे, पर दोनों का जैसे एक तरीके से कहते हैं ना कि अलग अलग पर्सनालिटी थे, दोनों का व्यवहार, व्यक्तित्व अलग अलग था। वे दोनों भारत के अलग अलग पक्षों के प्रतिनिधित्व करते थे, जो एक दूसरे के पूरक थे। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि दोनों ही अलग अलग थे, गांधी जी भी अलग थे, और टैगोर जी भी अलग थे, ठीक है। लेकिन दोनों ने जो काम किया भारत की जनता पर, वो अतुलनीय काम किया, ठीक है। पूरक का अर्थ क्या होता है? एक शब्द यहाँ पर आया है और कई बार छोटे बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। पूरक का अर्थ होता है एक सिक्के के दो पहलू के बराबर, ठीक है। जैसे आप देखते हो ना कि एक जो सिक्का होता है उसके दो पहलू होते हैं, वैसे ही, ठीक है, कि गांधी जी भी उतने ही हैं विशिष्ट जितने की टैगोर जी हैं। अपनी आध्यात्मिक और राष्ट्रीय विरासत में हिंदू मध्य वर्ग की आस्था को बढ़ाने में श्रीमती एनी बेसेंट का जबरदस्त प्रभाव पड़ा। और ऐसे ही एक और पर्सनैलिटी सामने, एक और ऐसा व्यक्तित्व सामने आता है जिनका नाम क्या है, श्रीमती एनी बेसेंट, ठीक है। ये भी, इन्होंने भी भारतीय जनता पर जबरदस्त काम किया। आध्यात्म, और इन्होंने कई धर्मों को लेकर अच्छी अच्छी चीजों को देखा, और फिर उन्होंने जीवन में उतारा और बाकी लोगों को भी बताया। इन सब में एक आध्यात्मिक और धार्मिक तत्व था। चाहे गांधी जी की बात करें, रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें, एनी बेसेंट की बात करें, विवेकानंद की, लेकिन सब में कहीं ना कहीं आध्यात्मिक तत्व ज्यादा विकसित था। आध्यात्मिक से जुड़े रहने की वजह से ही वो इतने इंटेलिजेंट, इतने प्रभावशाली व्यक्तित्व हो पाए। लेकिन साथ ही उनके, उसके पीछे सुदृढ़ राजनीतिक पृष्ठभूमि भी थी, और उसके पीछे का जो आधार, जो मजबूती थी, वो राष्ट्रवाद भी था। उदीयमान मध्य भारत का झुकाव राजनीति था, जो अभी उदय हुआ था, मध्यम वर्ग, ठीक है, जो ना ही निम्न वर्ग था, ना ही उच्च वर्ग था, मध्यम वर्ग के अंदर राजनीति का झुकाव अधिक था, क्योंकि वो अपने देश को आजाद कराना चाहते थे। वह किसी धर्म की तलाश में नहीं थे, उसे पकड़ने के लिए सांस्कृतिक आधार नहीं चाहिए था। उन्हें तो केवल अपने, है ना, एक तरीके से क्या, देश को आजाद करना, कुछ ऐसा जो उसमें आत्मविश्वास पैदा कर सके, और नैराश्य, अपने आप अपमान के बोझ से कम हो सके। मतलब जो भारत की जो जनता हताश, निराश, परेशान हो चुकी थी, तो ये मध्यम वर्ग जो था, वो एक तरीके से अपनी राजनीतिक दृष्टि से अपने भारत को देख रहे थे, और अपने आत्मविश्वास, मोटिवेशन पैदा करना चाह रहे थे, और जिससे उनका जो एक तरीके से आलस्य है, निराशा है, निराशा मतलब निराशापन और अपमान जो अंग्रेजों के द्वारा हो रहा था, उसको कम किया जा सके। उस बोझ से वो दब रहे थे, उससे उभरना चाह रहे थे, मोटिवेशन चाह रहे थे, क्योंकि मानसिक स्तर पर जब व्यक्ति अंदर से मोटिवेटेड होता है तो वो कुछ भी कर जाता है, जो उसके भीतर, क्योंकि स्वयं व्यक्ति को नहीं पता चलता है कि मेरे अंदर इतनी अद्भुत क्षमता है, इसलिए उसका मानसिक स्तर पर जागरूक रहना बहुत ही जरूरी है, जो उसके भीतर विदेशी जाति और शासन ने पैदा कर दिया था, ठीक है। एक तरीके से निराशा, हताशा, अपमान, ये जो आत्मविश्वास अपना खो गया था, वो किसकी वजह से, अंग्रेजों की वजह से। तो वही वापस से लाना चाह रहे थे, क्योंकि जब हम जोश में होते हैं, हम क्रिएटिव होते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं, जब हमारे अंदर आत्म, विल पावर, जैसे आप कहते हैं, विल पावर सब कुछ है,
एक इंसान के अंदर अगर विल पावर है तो वो कहते हैं ना कि कुछ भी कर जाएगा। हर देश में राष्ट्रीयता के विकास के साथ धर्म के अलावा यह तलाश अपने अतीत की ओर जानने की प्रवृत्ति होती थी कि हम अतीत में क्या थे, भारत अतीत में क्या था, कभी क्या किसी का गुलाम बना था, आज जो स्थिति है हमारी क्या हम ऐसे ही थे। इस तरीके से बार बार उनको ये मजबूर कर रही थी। भारत का अतीत अपनी संपूर्ण संस्कृत विविधता और महानता के साथ सब भारतीयों की साझी विरासत थी, मतलब मिली जुली। ठीक है, एक ऐसी ऐसा नहीं था भारत के पास अपना संस्कृति, अपनी विविधता, अपना सब कुछ अपना था, किसी और का नहीं था। भारत इसीलिए विश्व गुरु विश्व बंधुत्व की भावना लेकर जो उनकी अपनी विरासत थी उस अतीत में जाने के लिए, जहां पर हिंदू मुस्लिम ईसाई सभी अन्य धर्मों के होने के बावजूद भी किस तरीके से वह एक थे। यही जो विविधता में एकता है, भारत विश्व में पहले भी अलग था, आज भी अलग है। यही कारण है ईसाई तथा अन्य लोगों की भी और उनके उन्हीं के पूर्वजों के निर्माण के लिए सहयोग दिया। बाद में उनके दूसरे मतों ने भारत धर्म परिवर्तन कर लेने के कारण इस विरासत से वंचित नहीं हो सके। और जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया, भारत में आके जो भारतीय बन गए, वो भी इससे कभी भी वंचित नहीं हो पाए, या फिर नहीं भी किया तो वो भी इससे एक तरीके से अछूते नहीं रह सके। प्राचीन दर्शन और साहित्य, कला और इतिहास ने कुछ सांत्वना दी। राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद तथा अन्य लोगों ने नए विचार विचारधारात्मक जो एक तरीके से आंदोलन चलाया था। एक और उन्होंने अंग्रेजी साहित्य की समृद्ध साहित्य धारा का रसापान किया था। जितने भी हम विचारकों को पढ़ रहे हैं इसमें, वो सभी कई भाषाओं का उनको ज्ञान था। अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, बंगला हो, कई भाषाओं का उनको बहुत अच्छा ज्ञान था। तो मतलब जब आप कई भाषा तो अलग अलग साहित्य का भी आप अध्ययन कर सकते हो। अगर अंग्रेजी नहीं आती है तो अंग्रेजी साहित्य को आप नहीं पढ़ सकते हो, अगर आपको बंगला नहीं आती बंगला साहित्य को नहीं पढ़ सकते हो। इसी तरीके से इन लोगों ने क्या किया था, कई भाषाओं का अध्ययन किया और अलग अलग साहित्य का अध्ययन किया, जिससे इनके ज्ञान की जो वृद्धि थी वो बहुत ज्यादा हो गई। एक और उन्होंने अंग्रेजी साहित्य की समृद्धि का एक तरीके से रसापान किया, अंग्रेजी साहित्य भी पढ़ा। दूसरी ओर उनका मानस भारत की प्राचीन मनीषियों और सूरवीरों के विचारों और कार्यों से, उन पुरागाथाओं तथा परंपराओं से भरा पड़ा था जिन्हें उन्होंने अपने बचपन से ही आत्मसात किया था। जैसे हम पढ़ते ना वीर शिवाजी की गाथाएं, झांसी की लक्ष्मीबाई जो थी उनके बारे में, तो हम बचपन से ही राणा प्रताप के बारे में, ये सारी जो हम कहानियां पढ़ते हैं अपने बचपन से आत्मसात किया, बचपन से सुन सुन के हमने अपने जीवन में उतारी हुई थी। और अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होने की वजह से अंग्रेजी साहित्य का भी रसापान कर लिया। रसापान का मतलब क्या, उसे भी उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। जब आप अलग अलग भाषाओं का आपको ज्ञान हो गया तो आपने अलग अलग साहित्य पढ़ा, तो उनके ज्ञान की वृद्धि किस प्रकार बढ़ी। इससे बहुत सी बातें मुसलमान जनता में भी समान रूप से प्रचलित हुई। इसी तरीके से क्योंकि हिंदू मुस्लिम दो ऐसे यहाँ पर ऐसे एक तरीके से दो मतलब दो मुख्य जातियां थी, तो उनमें भी परिवर्तन आया क्योंकि अब वो भारतीय हो चुके थे और वे लोक परंपराओं से भली भांति परिचित थे। भारत की जो लोक परंपराएं थी उससे भी बहुत अच्छे से परिचित हो चुके थे। लेकिन धीरे धीरे विशेष रूप से उच्च वर्ग के मुसलमानों के द्वारा यह महसूस किया जाने लगा कि उनके लिए इन अर्ध धार्मिक परंपराओं से जुड़ना बहुत मुनासिब नहीं होगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इन परंपराओं को बढ़ावा देने इस्लाम की भावना के विरुद्ध होगा। कुछ उसमें से लोगों ने क्या किया कि भाई अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी अपने इस्लाम धर्म की भावना के विरुद्ध होगा। अलग अलग धर्मों से नहीं जुड़ना है, उन्होंने अपनी कौमी बुनियाद यानी कि अपनी ही खुद की जात मुस्लिम्स के लिए क्या क्या दूसरी जगह तलाश की। उन्होंने सोचा कि मुझे कुछ हटके कुछ अलग काम करना है। ठीक है, अपनी ही जाति के लोगों के लिए, अपने ही धर्म के लोगों के लिए कुछ अलग से काम करना है। कुछ हद तक उन्होंने उसे भारत के अफगान और मुगल युग में पाया था। जो ये जो भावना थी वो अफगान मुगल जो थे उनमें पाया गया था ये भावना, लेकिन उससे खाली जगह पूरी तरह भर नहीं पाई, और जो एक खाली जगह थी वो भर नहीं पाई। गदर के बाद भारत के मुसलमानों ने इस असमंजस में थे कि वे किस ओर मुड़े। जब भारत और अंग्रेज, ठीक है, एक तरीके से बिल्कुल अपने आखिरी पड़ाव पर थे कि हम आजाद होने वाले थे, तो उस समय वो असमंजस में थे कि क्योंकि हमारा जो विभाजन किया वो अंग्रेजों के द्वारा तो किया गया ना, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, तो ये अंग्रेजों ने किया था। तो वो उस समय जो लोग थे वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि हमें हिंदुस्तान में रहना है कि पाकिस्तान में रहना है। बड़ी असमंजस स्थिति में थे। ब्रिटिश सरकार ने जानबूझकर हिंदुओं की तुलना में उनका दमन कई अधिक किया, जानबूझ के किया, क्योंकि इन लोगों के बीच में क्या खाई पैदा रही, और वो खाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों के बीच में कभी भी एक ना हो पाए। ऐसा अंग्रेज करके चले गए, फूट डालो शासन करो, और साथ में उन्होंने क्या किया कि इतनी फूट डाल के चले गए, इतनी खाई दरार दरार को उन्होंने खाई बना दिया कि वो कभी भी भर नहीं पाई। और इस दमन का प्रभाव विशेष रूप से उन मुसलमानों पर पड़ा, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया, जहां पर मुस्लिम थे उनको बहुत ज्यादा दमन किया, उनका अत्याचार किया, उनको परेशान किया, जिससे नया मध्य वर्ग जो वर्ग था वो पैदा हुआ। ठीक है, एक तरीके से नया वर्ग। सन 1870 के बाद उनके प्रति ब्रिटिश नीति ने धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और उनके अधिक अनुकूल हो गई। इस परिवर्तन का विशेष कारण ब्रिटिश सरकार की संतुलन नीति थी। ठीक है, ब्रिटिश सरकार क्या चाह रही थी, किसी तरीके से इन दोनों में क्या करें, आपस में फूट डाल दी जाए। इस प्रक्रिया से सर सैयद अहमद खां की महत्वपूर्ण नीति थी। इसी में एक नाम आता है सर सैयद अहमद खां,
उन्हें इस बात का भरोसा था कि ब्रिटिश सत्ता के सहयोग करके ही मुसलमानों को ऊपर उठा सकते हैं, और इस बात के लिए बहुत, अब यहाँ पर देखना अंग्रेजों ने क्या एक चाल चली। अंग्रेजों ने चाल ये चली कि पहले तो मुस्लिम्स को बहुत ज्यादा उनको दमन किया, उनको बहुत सताया, उनको बहुत तंग किया, और बहुत तंग करने के बाद उन्होंने क्या किया, उनमें से कुछ चंद लोगों को जो उच्च वर्ग के लोग थे उनको भरोसा दिलाया कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा भला करना चाहते हैं, हम तुम्हें शिक्षा में आगे लेना, इस तरीके से उनका विश्वास जीत लिया, जिसमें से एक नाम आता है सर सैयद अहमद खां, और इन्होंने भी उन पर भरोसा कर लिया कि अंग्रेज जो है वो हमारा हित चाहते हैं। ऐसा मतलब एक तरीके से क्या दोनों के बीच में और ज्यादा जो मन मुटाव था, जो हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में, उसको बढ़ावा दिया एक तरीके से, और ये सारे काम अंग्रेजों के द्वारा किए जा रहे थे। उत्सुक थे वे ये लोग अंग्रेजी शिक्षा को स्वीकार कर लें, ठीक है। और अंग्रेज क्या चाह रहे थे कि कुछ उच्च वर्ग के लोगों को इनको ये दिखा भरोसा दिलाएं कि देखो हम तुम्हें चाहते हैं, हम तुम्हें पढ़ाना चाहते हैं, हम तुम्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसे उच्च वर्ग में एक नाम सर सैयद अहमद खां, उन्होंने यूरोपीय सभ्यता को जिस रूप में देखा था उसका उन पर बहुत ज्यादा गहरा असर पड़ा। वास्तव में यूरोप में लिखे उनके कुछ पत्रों से जाहिर होता है। ये बात कैसे पता चला, जब उन्होंने यूरोप के लिए कुछ पत्र लिखे थे, जहाँ उनके पत्र पाए, उसमें पता चलता है कि यूरोपीय सभ्यता से बहुत ज्यादा वो चकाचौंध हो गई थी। उसमें एक तरीके से क्या कह रहे हैं कि वो आकर्षित हो गए थे यूरोप की सभ्यता से, वे इतने चकाचौंध हो गए थे कि उनका संतुलन डगमगा गया था। जिस प्रकार से रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, इनकी जड़ें भारत में इतनी मजबूती से जमी हुई थी कि इनको कोई विदेशी, कोई भी देश, कोई भी सभ्यता, कोई भी संस्कृति हिला नहीं सकती थी। बस बाहर की दुनिया को उन्होंने देखा है, जाना है, समझा है, लेकिन पूरी तरीके से भारतीय थे। इनकी जड़ें जो थी भारत में इतनी मजबूती से जमी हुई थी कि कोई हिला नहीं सकता था। उसके दूसरे पक्ष में क्या कह रहे हैं कि जो सर सैयद अहमद खां थे, वो यूरोपीय सभ्यता, जैसे राजा राम मोहन राय और रविन्द्रनाथ टैगोर बाहर गए तो ऐसे ये भी गए, तो यूरोपीय सभ्यता की चकाचौंध, क्योंकि उस समय इंडिया की स्थिति ठीक नहीं थी, वहां तो औद्योगिक क्रांति की वजह से सब कुछ बदल गया था, सारी चीजें। तो उससे एक तरीके से, जैसे नहीं कोई गांव का व्यक्ति दिल्ली में जाता है तो सब उसको आगे लगता है कि कहाँ आ गया हूँ, तो ऐसे ही वो भी चकाचौंध हो गए थे, मतलब डगमगा गए थे एक तरीके से। भारत में उतना उनका वो नहीं था। सर सैयद अहमद खान जो थे उत्साही सुधारक थे, वह भी सुधार चाहते थे, लेकिन वो सुधार उस लेवल का नहीं था, और एक संकीर्ण सोच का था। वे आधुनिक वैज्ञानिक विचारों के साथ इस्लाम का मेल बैठाना चाहते थे, मतलब वो एक एक कौम पर काम करना चाहते थे, संपूर्ण लोगों पर नहीं, एक कौम पर। वे नए ढंग की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे, राष्ट्रीय आंदोलनों के आरंभ से ही भयभीत थे, और जिस प्रकार से लगातार आंदोलन हो रहे थे उससे ही भयभीत थे, क्योंकि उनका विचार था कि ब्रिटिश अधिकारियों का किसी भी तरह विरोध ना करा जाए, क्योंकि ब्रिटिश ने क्या किया था, उनको मतलब एक होता ना कि कुछ लोगों को सपोर्ट किया तो उनको अपने पक्ष में ले लिया, और उनके दिमाग में ये था कि अंग्रेज तो अच्छे हैं, अंग्रेज कहाँ गलत है, इनका विरोध हुआ तो ये तो सब बेकार हो जाएगा, ये शिक्षा का प्रचार प्रसार कैसे हो सकता है, ये तो शिक्षा देना चाहते हैं, हमें शिक्षित करना चाहते हैं। इस तरीके की विचारधारा उनके दिमाग में हो गई थी। उन्हें अपने शैक्षिक कार्यक्रमों में उनकी सहायता मिल रही थी, अंग्रेज उनको सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ भाई तुम अपनी कौम के लिए, एजुकेशन के लिए स्कूल विद्यालय, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो सर सैयद अहमद खां के ही द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वो पूरा सपोर्ट मिला उनको अंग्रेजों के द्वारा, और जिस तरीके से आंदोलन हो रहे थे, तो आंदोलन से साफ पता चल रहा था कि अंग्रेजों को भागना पड़ेगा। तो उन्हें डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि अंग्रेज चले जाएंगे तो फिर हमारी एजुकेशन का क्या होगा, कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए उन्होंने मुसलमानों को ब्रिटिश विरोधी भावना को कम करने के लिए कोशिश की, और उन्होंने कहा कि आप जितने मुस्लिम थे उनसे मना किया, आप नहीं उसमें भाग लो, और उन्हें नेशनल कांग्रेस से, जो उस समय आकार ले रही थी, हटाने की कोशिश की, और नेशनल कांग्रेस, ठीक है, यानी कि नेशनल कांग्रेस जो सरकार थी, मतलब वो एक दल था, उसमें से हटाने की कोशिश की। और जिस अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना की, उसका एक घोषित उद्देश्य था कि भारत के मुसलमानों को ब्रिटिश ताज की योग्यता और उपयोगिता प्रजा बनाना। एक तरीके से उन्होंने क्या बनाया कि भाई जो भारत के मुस्लिम्स हैं उनको बनाना है, ठीक है, उनको उनके लिए अलग से एक यूनिवर्सिटी बनाना, उनके पढ़ाने के लिए बात हुई थी। वे उसे विशेष रूप से हिंदू संगठन समझते थे, किसको, नेशनल कांग्रेस को। उन्होंने उसका विरोध इसलिए किया क्योंकि वे अंग्रेजों की और सहयोग चाहते थे, इसलिए उनका विरोध किया गया। उन्होंने यह लिखने की कोशिश की है कि कुल मिलाकर मुसलमानों ने गदर में हिस्सा नहीं लिया और वे ब्रिटिश सत्ता के प्रति वफादार रहे हैं। वे किसी रूप से हिंदू विरोधी या सांप्रदायिक दृष्टि से अलगाववादी नहीं थे। उनका कहना यह है कि वो खुद ये स्वीकार कर रहे हैं, सर सैयद अहमद खां, कि हमारा हिंदुओं से कोई वो नहीं है, कोई सांप्रदायिकता नहीं है, कोई दृष्टि ऐसी नहीं है कि अलगाववादी है। बट हम तो केवल, हमारा दूसरा पहलू ये है कि अंग्रेज हमें सपोर्ट कर रहे हैं, ब्रिटिश सरकार में सपोर्ट कर रही है, शिक्षा में तो हम एक अलग से अपनी शिक्षा का, हमारे इससे हिंदुओं से कोई मनमुटाव नहीं है। उनका कहने का मतलब, उन्होंने अपनी तरफ से सफाई ये दी, उन्होंने कहा याद रखो हिंदू और मुसलमान ये दो शब्द सिर्फ धार्मिक अंतर बताते हैं, वरना सब लोग चाहे वे हिंदू हों या मुसलमान हो, यहाँ तक कि ईसाई भी हों, जो इस देश में रहते हैं, वे इस दृष्टि से सब एक ही राष्ट्र के लोग हैं। क्या बता दिया उन्होंने, अपने खुद इंटरव्यू जैसे देते हैं तो उन्होंने बताया कि मेरा हिंदू और मुस्लिम मतलब नहीं है, मेरा मतलब है कि ये मुस्लिम्स के लिए जो एजुकेशन देना चाह रहे हैं, बस मैं तो उनका सपोर्ट कर रहा हूँ, बाकी हिंदू और मुसलमान ये कोई अलग नहीं, ये तो हमारे अपनी मन की सोच है, ये धार्मिक अंतर जो है वो सही नहीं है, वरना लोग चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, वो है तो सब, चाहे ईसाई हो कोई भी हो, एक ही राष्ट्र के लोग हैं,
तो भारतीय है ना। सर सैयद अहमद खां का प्रभाव मुसलमानों के उच्च वर्ग के कुछ लोगों तक ही सीमित था। उन्होंने शहरी और देहाती आम जनता में संपर्क में नहीं आए थे। कुछ उच्च वर्ग के लोगों तक ही उनका खुद का संपर्क था। आम जनता से जैसे गांधी जी का, टैगोर जी का जो झुकाव था, लगाव था या जुड़ाव था, वो नहीं था। इनका केवल संबंध उच्च वर्ग तक ही सीमित था। सर सैयद अहमद खां कई योग्य और उल्लेखनीय सहयोगी थे उनके। और सर सैयद अहमद खां अपने प्रयत्न में इतनी दूर तक सफल हुए कि मुसलमानों में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ हो गई और उनका दिमाग राजनीतिक आंदोलन से हट गया। एक मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस शुरू की गई। उसे नौकरियों और दूसरे पेशों में उभरते हुए मध्य वर्ग के मुसलमानों को आकर्षित किया। अब मध्य वर्ग भी आकर्षित हुआ उच्च वर्ग की तरफ, क्योंकि उच्च वर्ग को पढ़ लिख कर क्या मिल गई थी, नौकरियां मिल गई थी। यह बात ध्यान देने की है कि गदर के बाद के समय में भारतीय मुसलमानों में जितने विशिष्ट लोग थे, जिनमें सर सैयद अहमद खान भी शामिल है, सभी ने अपनी पुरानी शिक्षित परंपरा शिक्षा पाई थी। हाँ, उनमें से कुछ लोगों ने बाद में अंग्रेजी का ज्ञान हासिल कर लिया था। नई पश्चिमी शिक्षा ने तब भी उनके बीच कोई उल्लेखनीय व्यक्तित्व पैदा नहीं कर पाए थे। तो ये हमने यहाँ पर आज इनके बारे में पढ़ लिया, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, गांधी जी के बारे में और सर सैयद अहमद खान के बारे में। 3 लोगों के बारे में पढ़ लिया है, अलग अलग विचारधाराओं के लोग, लेकिन ओवरऑल वो भारत की जनता पर किस प्रकार से काम कर रहे थे। ये हमारे शब्दार्थ हैं और इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने रखे हैं। ये है हमारे क्वेश्चन आंसर। थैंक यू।